जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपके साथ वादा किया था कि इंडियन ज्योग्राफी अर्थात भारतीय भूगोल की हम महामैराथन क्लास लेकर के आएंगे, तो आज उसी के क्वेश्चनों पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और भैया, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और दोस्तों, साथ ही हमने भारतीय संविधान और भारतीय इतिहास का मॉडर्न हिस्ट्री और प्राचीन हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन हमने कवर करवा दिए हैं। जिन लोगों ने उन क्लासों को नहीं देखा है तो इसी क्लास के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उन सभी क्लासों का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत के स्थलाकृत मानचित्र में निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है। तो इसके ऑप्शंस हैं भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, दूसरा कह रहा है भारतीय सर्वेक्षण, तीसरा कह रहा है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण और लास्ट कह रहा है भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय सर्वेक्षण द्वारा जो है इसको बनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है। तो बताइए दोस्तों, इन चारों में से पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है। गुजरात मैदान, दूसरा कह रहा है मालाबार तटीय मैदान, तीसरा कह रहा है कोरोमंडल तटीय मैदान और लास्ट कह रहा है कोकट तटीय मैदान। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कोरोमंडल तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें दोस्तों, भारत के पूर्वी तट के फाल्स डीबी बिंदु को जो है केप कोरियन के नाम से जाना जाता है और इसे कोरोमंडल तट भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय समय मानक की रेखांश पर अपनाया जाता है। तो बताइए दोस्तों, भारतीय समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है। ऑप्शंस कह रहा है 23.5 डिग्री पूर्वी रेखांश, दूसरा कह रहा है 82.5 डिग्री पूर्वी रेखांश और लास्ट तीसरा कह रहा है 0 डिग्री रेखांश और लास्ट कह रहा है 75.5 डिग्री पूर्वी रेखांश। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भारत का मानक समय जो है 82.5 डिग्री पूर्वी रेखांश जो है अपनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, यह जो है इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से होकर के गुजरती है और यह जो है ग्रीनविच से 5 घंटे कितना भैया 5 घंटे 30 मिनट आगे है, तो याद रखिएगा। अर्थात 5.5 घंटे लगभग ये ग्रीनविच समय से जो है आगे है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से भारत के सबसे दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है। कन्याकुमारी, अंतरिप, दूसरा कह रहा है त्रिवेंद्री स्थित कोलंबम, तीसरा कह रहा है इंदिरा पॉइंट और लास्ट कह रहा है कैलीमियर पॉइंट। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत के दक्षिणतम छोर को जो है इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, इसे जो है पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। क्या भैया, याद रखिएगा, पिग्मेलियन पॉइंट भी इसे कहा जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है। तो बताइए दोस्तों, भारत का जो क्षेत्रफल है पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है। 7 गुना, 4 गुना, 9 गुना, 5 गुना। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत का क्षेत्रफल जो है पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से देश पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हैं। तो बताइए, इनमें से कौन सा देश जो है पाल्क स्ट्रेट से जुड़ा हुआ है। ऑप्शंस कह रहा है भारत और श्रीलंका, दूसरा कह रहा है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, तीसरा कह रहा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान और लास्ट कह रहा है जापान और ब्रिटेन।
तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत और श्रीलंका देश जो है पाल की स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है। लक्षद्वीप है, चंडीगढ़ है, अंडमान और निकोबार है, और लास्ट कह रहा है पांडुचेरी। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए जाते हैं। तो बताइए दोस्तों, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे को किसके माध्यम से जो है अलग किए जाते हैं। ऑप्शंस कह रहा है 10 डिग्री चैनल, दूसरा कह रहा है 8 डिग्री चैनल, तीसरा कह रहा है बंगाल की खाड़ी, और लास्ट कह रहा है 9 डिग्री चैनल। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा 10 डिग्री चैनल के माध्यम से जो है अंडमान द्वीप समूह और निकोबार एक दूसरे से अलग होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सेवन सिस्टर का सदस्य नहीं है, सेवन सिस्टर का सदस्य है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा राज्य जो है सेवन सिस्टर का जो है सदस्य है। तो ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, त्रिपुरा, सिक्किम, उड़ीसा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा जो है यही सेवन सिस्टर का जो है सदस्य है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, पूर्वोत्तर भारत के जो है 7 राज्यों को सेवन सिस्टर कहा जाता है। किनको भैया? पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों को जो है सेवन सिस्टर कहा जाता है, जिसमें से आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम राज्य, ये 7 राज्य जो है शामिल हैं। कौन कौन से भैया? फिर से एक बार रिपीट किए दे रहा हूं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम, ये जो है 7 राज्य जो है सेवन सिस्टर कहलाते हैं। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन से राज्य की जो है कोई समुद्री सीमा नहीं है। गुजरात की, महाराष्ट्र की, राजस्थान की या गोवा की। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान की कोई भी समुद्री सीमा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबरीमाला किस राज्य में स्थित है। तो बताइए दोस्तों, सबरीमाला जो है किस राज्य में स्थित है। उत्तराखंड में, बिहार में, केरल में, असम में। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा सबरीमाला जो है केरल राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो बताइए दोस्तों, झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है। निम्मोलॉजी, दूसरा कह रहा है हाइड्रोलॉजी, तीसरा कह रहा है पेडोलॉजी और लास्ट कह रहा है टोपोलॉजी। तो बता दें, झीलों का अध्ययन जो है निम्मोलॉजी कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से कुल्लू घाटी किनके बीच में स्थित है। उत्तराखंड और धौलाधार, दूसरा कह रहा है लद्दाख और पीर पंजाल, तीसरा कह रहा है नाग डिब्बा और रन ज्योति, और लास्ट कह रहा है पीर पंजाल और धौलाधार। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ये जो है पीर पंजाल और धौलाधार के जो है बीच में स्थित है कुल्लू घाटी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो एक तरफ दोस्तों आपका झील दिया है और दूसरी तरफ उससे संबंधित राज्य दिए हैं। तो बताइए दोस्तों, पहला कह रहा है पुलकित झील। तो पुलकित झील जो है तमिलनाडु राज्य में है, तो ए का चौथे से। अगला कह रहा है चिल्का झील। तो चिल्का झील का संबंध जो है उड़ीसा राज्य से है। नेक्स्ट कह रहा है वुलर झील। तो वुलर झील का संबंध जम्मू कश्मीर राज्य से है। अगला कह रहा है सांभर झील। तो ये जो है राजस्थान राज्य में है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका मिलान हो जाएगा, और आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है
कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपके लिए हमारी टीम इतनी मेहनत करती है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से गाडविन आइंस्टीन एक प्रकार है। तो बताइए दोस्तों, गाडविन आइंस्टीन एक प्रकार किसका है? ऑप्शंस कह रहा है भूवैज्ञानिक, दूसरा कह रहा है शिखर, तीसरा कह रहा है दर्रा और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा गाडविन आइंस्टीन, ये जो है आपका एक प्रकार का शिखर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें इसे जो है केटू के नाम से भी जाना जाता है। किसको भैया? गाडविन आइंस्टीन को केटू के नाम से भी जाना जाता है। और अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो यह जो है 8611 मीटर के करीब जो है ऊंची चोटी है। ठीक है, और तथा यह कहां पर? माउंट एवरेस्ट के बाद विश्व की जो है दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। तो याद रखिएगा सारे के सारे फैक्ट, इसे जो है केटू के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो है लंबाई अर्थात ऊंचाई जो है 8611 मीटर के करीब है। और यह माउंट एवरेस्ट के बाद जो है विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। ठीक है भैया, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो बताइए दोस्तों, इनमें से सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार, अगला कह रहा है बंगेलखंड का पठार, तीसरा कह रहा है लद्दाख का पठार और लास्ट कह रहा है दक्षिण पठार। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? तो बताइए दोस्तों, कौन से पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? पंचमढ़ी को, दूसरा कह रहा है महेंद्रगिरी, तीसरा कह रहा है नीलगिरी और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। ठीक है, और बता दें यह पंचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कहां पर दोस्तों? मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था किस राज्य में स्थित है? तो बताइए दोस्तों, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस कह रहा है महाराष्ट्र, दूसरा कह रहा है मणिपुर, तीसरा कह रहा है मिजोरम और लास्ट कह रहा है सिक्किम। तो बता दें दोस्तों, लोकटक झील जो है आपका मणिपुर राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से मानव निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बताइए दोस्तों, मानव के द्वारा निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शंस कह रहा है राणा प्रताप सागर, दूसरा कह रहा है गोविंद सागर, तीसरा कह रहा है बैकाल और लास्ट कह रहा है वुलर। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत की मानव निर्मित जो है सबसे बड़ी झील गोविंद सागर है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? तो बताइए दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में या हिमाचल प्रदेश में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कूचिकल है। कौन सा भैया? कूचिकल जो है सबसे ऊंचा भारत का जलप्रपात है। तो याद रखिएगा, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि ऊंचे क्षेत्रों में लैटेराइट मिट्टी की रचना होती है। तो बताइए दोस्तों, ऊंचे क्षेत्रों में लैटेराइट मिट्टी की संरचना कैसी होती है? ऑप्शंस कह रहा है संतुलित, दूसरा कह रहा है लवणीय, तीसरा कह रहा है अम्लीय और लास्ट कह रहा है क्षारीय। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऊंचे स्थानों में लैटेराइट मिट्टी जो है अम्लीय होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें लैटेराइट मिट्टी का निर्माण जो है आर्द्र तथा सूक्ष्म जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कहां पर भैया? आर्द्र तथा सूक्ष्म जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो है इस लैटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और इसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। तो बताइए दोस्तों ऐसी कौन सी फसल है जिसको प्रचुर मात्रा में अर्थात अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है इन चारों में। तो पहला कह रहा है मूंगफली, दूसरा कह रहा है चाय, तीसरा कह रहा है चावल और लास्ट कह रहा है गेहूं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा चावल को जो है अत्यधिक मात्रा में जो है पानी की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें चावल जो है जलोढ़ मिट्टी की एक प्रकार की फसल है। तो याद रखिएगा पूछ सकता है कि चावल जो है कैसी मिट्टी के लिए जो है उपयोगी होता है। तो जलोढ़ मिट्टी में जो है चावल उपयोगी फसल होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से मृदा की लवणता मापी जाती है। तो बताइए दोस्तों मृदा की जो है लवणता किसके द्वारा मापी जाती है। चालकता मापी से, दूसरा कह रहा है वृद्धि मापी से, तीसरा कह रहा है साइक्रोमीटर से और लास्ट कह रहा है आर्द्रता मापी से। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा चालकता मापी से जो है मृदा की लवणता मापी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप से किसके कारण आकर्षित होती हैं। तो बताइए दोस्तों ये किसके द्वारा जो है आकर्षित होती हैं। ऑप्शंस कह रहा है उत्तर पश्चिम भारत में कम वायु दाबों के होने से, दूसरा कह रहा है पूर्व हवाओं के प्रभाव, तीसरा कह रहा है उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव और लास्ट कह रहा है भूमध्य रेखा पर चक्रवात के बनने से। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर पश्चिम भारत में कम वायु दाब के होने से जो है ये आकर्षित होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित वन की प्रकृति को उनके क्षेत्र से मिलान कीजिए। तो एक तरफ आपका वन की प्राकृतिक दिया है और दूसरी तरफ उससे संबंधित क्षेत्र दिए हुए हैं। तो पहला कह रहा है उष्ण कटिबंधीय सदारहित, तो इसका संबंध जो है शिलांग से हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय सदारहित का, यानी कि ए का दूसरे से। और नेक्स्ट कह रहा है मानसून, तो मानसून का संबंध जो है शिवालिक से हो जाएगा बी का पहले से। अगला कह रहा है समशीतोष्ण, तो इसका संबंध जो है नीलगिरी से हो जाएगा सी का चौथे से। और लास्ट कह रहा है मग्रेव, तो मग्रेव का संबंध जो है पश्चिम बंगाल से हो जाएगा। इस प्रकार से इसका दोस्तों संबंध मिलान हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय प्रायद्वीप में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो बताइए दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है। सतलज है, नर्मदा है, कावेरी है या गोदावरी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोदावरी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें इसकी लंबाई जो है 1000 कितनी भैया 1465 किलोमीटर के करीब है। तो याद रखिएगा। ठीक है चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है। तो बताइए दोस्तों भारत की कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है। कोसी को, यमुना को, गोदावरी को या गंगा को। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यमुना नदी को जो है भारत में खुला नाला कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए जानी जाती है। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सी नदी जो है अपना रास्ता बदलने के लिए जाना जाती है। पहला कह रहा है दामोदर, दूसरा कह रहा है कोसी, तीसरा कह रहा है नर्मदा और लास्ट कह रहा है ब्रह्मपुत्र। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा कोसी नदी जो है अपना रास्ता बदलने के लिए जानी जाती है। ठीक है और यह बिहार राज्य में बाढ़ अर्थात बिहार राज्य की शोक नदी भी कही जाती है कोसी नदी। तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है। तो बताइए दोस्तों, भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ऑप्शंस कह रहा है गंगा, दूसरा कह रहा है महानदी, तीसरा कह रहा है गोदावरी और लास्ट कह रहा है ताप्ती। तो बता दें, भारत की जो है ताप्ती नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है प्रायद्वीपीय भारत के निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो अरब सागर में नहीं मिलती है। ऑप्शंस कह रहा है नर्मदा, दूसरा कह रहा है कावेरी, तीसरा कह रहा है ताप्ती और लास्ट कह रहा है पेरियार। तो राइट आंसर हो जाएगा कावेरी नदी जो है अरब सागर पे नहीं गिरती है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है, अर्थात एक्चुरी बनाती है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सी नदी नदमुख जो है ज्वार नदमुख बनाती है। ऑप्शंस कह रहा है नर्मदा, दूसरा कह रहा है कावेरी, तीसरा कह रहा है कृष्णा और लास्ट कह रहा है महानदी। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नर्मदा नदी जो है ज्वार नदमुख बनाती है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो बताइए दोस्तों, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो पहला कह रहा है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, दूसरा कह रहा है कान्हा नेशनल पार्क, तीसरा कह रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और लास्ट कह रहा है सिमलीपाल नेशनल पार्क। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का जो है प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। और बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना जो है 1936 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि किस राज्य में उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है। तो बताइए दोस्तों, किस राज्य में उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है। उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अर्थात फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। वैली ऑफ फ्लावर्स को फूलों की घाटी भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बताइए दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। गैंडा के लिए, बाघ के लिए, हाथी के लिए या हिरन के लिए। तो राइट आंसर बनेगा यह जो है उद्यान गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, यहाँ पर जो है एक सींग वाला गैंडा जो है पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में समुद्री गाय किसके बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है। तो बताइए दोस्तों, भारत में जो है समुद्री गाय किसके बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शंस कह रहा है कच्छ की खाड़ी, दूसरा कह रहा है मन्नार की खाड़ी, तीसरा कह रहा है मानस और लास्ट कह रहा है सुंदरवन। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मन्नार की खाड़ी में जो है समुद्री गाय पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो बताइए दोस्तों, विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शंस हैं मणिपुर, दूसरा कह रहा है मिजोरम, तीसरा कह रहा है सिक्किम, लास्ट कह रहा है असम। तो राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर राज्य में जो है एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का स्थित है, अर्थात पूरे विश्व का भी। ठीक है, आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में वर्षा वन पाए जाते हैं। तो बताइए दोस्तों, भारत में वर्षा वन कहाँ पर पाए जाते हैं। पहला कह रहा है उत्तर पश्चिमी हिमालय और पूर्वी घाट में, दूसरा कह रहा है केवल मध्य भारत में, तीसरा कह रहा है
उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में, और लास्ट कह रहा है केवल पूर्वी घाट में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उत्तरी पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में जो है वर्षा वन पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को वर्षा वन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, वर्षा वन किन्हें कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को जो है वर्षा वन कहा जाता है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चिपको आंदोलन का संबंध है। तो बताइए दोस्तों, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? वैज्ञानिक कृषि से, दूसरा कह रहा है वन संरक्षण से, तीसरा कह रहा है वन उन्मूलन से, और लास्ट कह रहा है वन्य जीव संरक्षण से। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वन संरक्षण से जो है चिपको आंदोलन संबंधित है। और बता दें यह आंदोलन जो है सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा जो है पेड़ों को बचाने के लिए चलाया गया था। किसके द्वारा भैया? सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा जो है पेड़ों को बचाने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के अंतर्गत विकसित बीज वाली फसलों के उच्च पैदावार वाली किस्मों का चयन कीजिए। तो बताइए दोस्तों, जो हरित क्रांति के अंतर्गत उच्च किस्म की बीज वाली फसलें हैं उनका जो है आपको चयन करना है। पहला कह रहा है गेहूं, चावल, गन्ना, दलहन और मक्का। दूसरे ऑप्शन में है चावल, गेहूं, दाल, तिलहन और गन्ना। तीसरे ऑप्शन में है चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा और मक्का। और लास्ट में कह रहा है मक्का, चना, ज्वार, कहवा और चाय। तो बताइए दोस्तों, इन चारों में से राइट आंसर कौन सा बनेगा जो हरित क्रांति के अंतर्गत विकसित होने वाली बीज और उच्च पैदावार की किस्म की जो है हों? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा और मक्का यही जो है उच्च किस्म की पैदावार वाली बीज हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भारत में हरित क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है? तो बताइए दोस्तों, भारत में जो है हरित क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है? बीज, उर्वरक और सिंचाई क्रांति। दूसरा कह रहा है बहुफसल क्रांति। तीसरा कह रहा है खाद्य सुरक्षा का क्रांति। और लास्ट कह रहा है कृषि क्रांति। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बीज, उर्वरक और सिंचाई क्रांति के नाम से जाना जाता है हरित क्रांति को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा अर्थात शुगर बाउल कहा जाता है? तो बताइए दोस्तों, इनमें से भारत के कौन से राज्य को शुगर बाउल या चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश, दूसरा कह रहा है मध्य प्रदेश, तीसरा कह रहा है हरियाणा और लास्ट कह रहा है बिहार। तो बता दें उत्तर प्रदेश राज्य को शुगर का कटोरा अर्थात चीनी का कटोरा अर्थात शुगर बाउल कहा जाता है। तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है ऑपरेशन फ्लड किस वर्ष से संबंधित है? तो बताइए दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड जो है किस कार्य से संबंधित है? तो ऑप्शंस कह रहा है दुग्ध उत्पादन, दूसरा कह रहा है जल संचयन, तीसरा कह रहा है बाढ़ नियंत्रण और लास्ट कह रहा है कपास उत्पादन। तो भैया ब्लड ऑपरेशन फ्लड जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और बता दें ऑपरेशन फ्लड के जो है 3 चरण हुए हैं। पहला आपका 1970 से लेकर के 80 तक, दूसरा आपका 1981 से लेकर के 1985 तक और लास्ट जो है 1985 से लेकर के 1996 तक हुआ था। तो ये तीनों के तीनों याद रखिएगा, इसके 3 चरण हुए हैं। पहला आपका 1970 से 80, दूसरा 1981 से 85 और तीसरा 85 से 96 तक। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि नीली क्रांति निम्नलिखित में से संबंधित है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली पालन से, दूसरा कह रहा है खाद्यान्न उत्पादन से, तीसरा कह रहा है दुग्ध उत्पादन से और लास्ट कह रहा है तिलहन से। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा नीली क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तो सॉरी माफ़ करिएगा, यह जो है मछली पालन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा नीली क्रांति। ठीक है दोस्तों,
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से बीटी बीज का संबंध है। तो बताइए दोस्तों, बीटी बीज का संबंध इन चारों में से किससे है? चावल से, दलहन से, कपास से या गेहूं से? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा बीटी बीज का संबंध जो है कपास से है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न का मिलान कीजिए। तो एक तरफ आपका फसल दिया है और दूसरी तरफ पैदा करने वाले राज्य दिया है, उससे संबंधित राज्य हैं। तो पहला कह रहा है चाय, तो चाय का संबंध जो है असम राज्य से हो जाएगा, ए का तीसरे से। नेक्स्ट कह रहा है गन्ना, तो गन्ना का संबंध जो है उत्तर प्रदेश से हो जाएगा, बी का पहले से। और कह रहा है मूंगफली, तो मूंगफली का संबंध जो है गुजरात राज्य से हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है सेब, तो सेब का जो है संबंध हिमाचल प्रदेश से हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका मिलान हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बताइए दोस्तों, भारत में जो है लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है या असम है? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तमिलनाडु राज्य जो है भारत में सबसे बड़ा लिग्नाइट का उत्पादक है। और बता दें यह भारत का जो है सबसे बड़ा लिग्नाइट का भंडार भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में हीरे की खान पाई जाती है। ये आपका 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो बताइए भारत में हीरे की खान कहाँ पर पाई जाती है? पन्ना मध्य प्रदेश में, अजमेर राजस्थान में, ग्वालियर आंध्र प्रदेश में और लास्ट कह रहा है मैसूर कर्नाटक में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत में जो है हीरे की खान पन्ना मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में तेल की पहली शोधशाला कहाँ स्थापित की गई थी? तो बताइए दोस्तों, भारत में जो है सबसे पहले तेल की शोधशाला कहाँ पर स्थापित की गई थी? मुंबई में, बरौनी में, डिगबोई में या विशाखापट्टनम में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। डिगबोई में जो है भारत की पहली तेल शोधशाला खोली गई थी। और अगर बात करें जो है इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना असम ऑयल कंपनी लिमिटेड द्वारा जो है 1901 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा भैया? असम ऑयल कंपनी लिमिटेड के द्वारा जो है इसको 1901 में इसकी स्थापना की गई थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत लौह अयस्क का निर्यात निम्न में से किस देश को करता है? तो बताइए दोस्तों, वर्तमान में भारत जो है लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा निर्यात किस देश को करता है? चीन को, भूटान को, रूस को या इंडोनेशिया को? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान में भारत जो है लौह अयस्क का निर्यात चीन राज्य को करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो बताइए दोस्तों, इनमें से भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? ऑप्शंस कह रहा है हैदराबाद, दूसरा कह रहा है बेंगलुरु, तीसरा कह रहा है देहरादून और लास्ट कह रहा है मनाली। तो राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में जो है भारत की सिलिकॉन वैली स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र का दक्षिणी भाग जो है सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो याद रखिएगा कहाँ के भैया? कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र को जो है दक्षिणी भाग को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो बताइए दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा किस प्रकार की बिजली का उत्पादन किया जाता है? सौर बिजली, तापीय बिजली, पन बिजली या नाभिकीय बिजली? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत में सबसे ज़्यादा तापीय बिजली का उत्पादन किया जाता है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को।
अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों को उनके बांधों से मिलान कीजिए। तो बताइए दोस्तों, एक तरफ आपका बांध दिया है और दूसरी तरफ उससे संबंधित नदियाँ दिया है, इन्हीं का आपको मिलान करना है। तो पहला कह रहा है हीरकुंडा बांध। तो हीरकुंडा बांध जो है ये महानदी पर बना हुआ है, यानी ए का चौथे से। अगला कह रहा है पोंग डैम। तो ये पोंग डैम जो है ब्यास नदी पर बना हुआ है, बी का पहले से। अगला कह रहा है टिहरी बांध। तो टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पर बना हुआ है, तो सी का तीसरे से। और अगला कह रहा है थीन डैम। तो ये जो है रावी नदी पर बना है। इस प्रकार से दोस्तों इसका मिलान हो जाएगा। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की सबसे पुरानी घाटी परियोजना कौन सी है? तो बताइए दोस्तों, इन चारों में से भारत की जो है सबसे पुरानी घाटी नदी घाटी कौन सी है? ऑप्शंस कह रहा है चंबल, दूसरा कह रहा है दामोदर, तीसरा कह रहा है कोसी और लास्ट कह रहा है हीराकुंड। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर घाटी जो है भारत की सबसे पुरानी घाटी है। और बात करें इसकी शुरुआत की, तो इसकी शुरुआत जो है 1948 में की गई थी। जुलाई 1948 में इसकी शुरुआत की गई थी। और अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई जो है 25.8 किलोमीटर के करीब है। तो याद रखिएगा सभी के सभी फैक्ट। इसकी स्थापना 1948 जुलाई में की गई थी और इसकी लंबाई जो है 25.8 किलोमीटर के करीब है। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो बताइए दोस्तों, भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? नरोरा, दूसरा कह रहा है तारापुर, तीसरा कह रहा है कैंगा और लास्ट कह रहा है कोटा। तो राइट आंसर बनेगा भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र तारापुर है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें इसकी स्थापना जो है 1969 में की गई थी। तो साथ में ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कांडला पत्तन कहाँ स्थित है? तो बताइए दोस्तों, कांडला पत्तन अर्थात बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? कच्छ की खाड़ी में, दूसरा कह रहा है खम्पात की खाड़ी, तीसरा कह रहा है संकरी खाड़ी और लास्ट कह रहा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बता दें यह जो है कांडला पत्तन जो है कच्छ की खाड़ी में स्थित है, जो कि गुजरात राज्य में है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो एक तरफ आपका जनजाति दिया है और दूसरी तरफ उससे संबंधित प्रदेश दिए गए हैं। तो पहला कह रहा है थारू। तो थारू जनजाति जो है तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। तो अब ए का दूसरे से। अगला कह रहा है गौंड। तो गौंड जनजाति जो है बस्तर क्षेत्र में पाई जाती है, बी का चौथे से। नेक्स्ट कह रहा है भील। तो भील जनजाति जो है मालवा क्षेत्र में पाई जाती है। और लास्ट कह रहा है टोडा। तो ये जो है नीलगिरी क्षेत्र में पाई जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका मिलान हो जाएगा। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि खारो और गारो जनजाति भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो बताइए दोस्तों, खारो और गारो जनजातियां भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं? ऑप्शंस कह रहा है मेघालय, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा कह रहा है नागालैंड और लास्ट कह रहा है मिजोरम। तो बता दें कि खारो और गारो जनजातियां जो है मेघालय राज्य में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो बताइए दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ऑप्शंस है गारो, दूसरा कह रहा है चेचू, तीसरा कह रहा है गौंड और लास्ट कह रहा है थारू। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत की सबसे बड़ी जनजाति गौंड जनजाति है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो बताइए दोस्तों, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शंस कह रहा है अहमदाबाद, दूसरा कह रहा है मुंबई, तीसरा कह रहा है चेन्नई और लास्ट कह रहा है हैदराबाद। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित है। और बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना जो है 1954 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है दोस्तों, और बाद में इसको जो है पहले 1954 में परमाणु संस्थान के नाम से जो है स्थापित किया गया था, और बाद में जो है 1960 में इसका नाम जो है भाभा परमाणु अनुसंधान कर दिया गया है। तो दोनों के दोनों फैक्ट याद रखिएगा। जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका नाम परमाणु संस्थान था, और बाद में 1960 में इसका नाम बदल करके भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया गया है, और यह मुंबई में स्थित है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों, क्वेश्चन के साथ जो भी हम फैक्ट आपको बता रहे हैं उन सभी को आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है। तो बताइए दोस्तों, पृथ्वी जो है सूर्य से अधिकतम दूरी पर कब होती है। ऑप्शंस कह रहा है 25 दिसंबर, दूसरा कह रहा है 5 जून, तीसरा कह रहा है 22 दिसंबर, और लास्ट कह रहा है 4 जुलाई। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 जुलाई को पृथ्वी जो है सबसे अधिकतम दूरी पर सूर्य से होती है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया था कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये पता लगाया था कि सूर्य के चारों ओर नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। तो पहला कह रहा है गैलीलियो, दूसरा कह रहा है कोपरनिकस, और तीसरा कह रहा है न्यूटन, लास्ट कह रहा है केपलर। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा केपलर के द्वारा जो है ये सिद्धांत खोजा गया था। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो बताइए दोस्तों, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। यूरेनस है, बृहस्पति है, मंगल है, या शुक्र है। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बात करें शुक्र की, तो इसे जो है पृथ्वी की बहन और भोर का तारा भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, पृथ्वी की बहन और भोर का तारा भी इस शुक्र ग्रह को कहा जाता है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि सूर्य और चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भाग में विभाजित हो जाती है। तो बताएं दोस्तों, सूर्य और चंद्र ग्रहण की छाया जो है पृथ्वी में कितने भागों में विभाजित हो जाती है। ऑप्शंस हैं 5, 2, 3, 4। तो बता दें, ये जो है 2 भागों में विभाजित हो जाती हैं, जिसका पहला भाग आब्रा कहलाता है। क्या भैया, आब्रा पहला भाग कहलाता है। और बात करें दूसरे भाग की, तो दूसरे भाग को पेनाब्रा कहा जाता है। तो दोनों के दोनों याद रखिएगा। ठीक है, पहले भाग को आब्रा और दूसरे भाग को पेनाब्रा कहा जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। तो बताएं दोस्तों, पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे निकट किस दिन होती है। 22 सितंबर को, 3 जनवरी को, 25 दिसंबर को, या 21 मार्च को। तो राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे निकट 3 जनवरी को होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, इससे विपरीत अगर पूछता है कि पृथ्वी जो है सबसे दूर कब होती है, तो 4 जुलाई को। दोनों के दोनों याद रखिएगा, दोनों आपके इम्पॉर्टेंट हैं, कई एग्जामों में ये पूछ चुका है। तो निकट किस कब होती है, 3 जनवरी को निकट होती है, और सबसे दूर 4 जुलाई को होती है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो बताएं दोस्तों, इनमें से किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। शुक्र, बृहस्पति, मंगल, या बुध। तो राइट आंसर बनेगा मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम क्या है। तो बताइए दोस्तों, मंगल ग्रह के परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम क्या है। चीन है, भारत है, जापान है, या अमेरिका है।
तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भारत जो है सबसे पहले मंगल के परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम एशियाई देश है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। तो बताएं दोस्तों, सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? स्थलमंडल, वर्णमंडल, किरीट या प्रकाश मंडल। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। किरीट कहा जाता है सूर्य की सबसे बाहरी परत को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जामों में आ गया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। तो बताएं दोस्तों, सूर्य के प्रकाश को जो है पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 घंटे, 8 मिनट 22 सेकेंड, अगला कह रहा है 8 सेकेंड और लास्ट कह रहा है 22 सेकेंड। तो सूर्य के प्रकाश को जो है पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 22 सेकेंड का समय लगता है। कहीं कहीं पर आपको 20 सेकेंड भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो 8 मिनट 20 सेकेंड या 22 सेकेंड में जो है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है लघु ज्वार भाटा होते हैं। तो बताइए दोस्तों, लघु ज्वार भाटा क्या होते हैं? प्रबल होते हैं, दुर्बल होते हैं, मध्यम होते हैं या क्षीण होते हैं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा दुर्बल होते हैं लघु ज्वार भाटा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। तो बताएं दोस्तों, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आते हैं। ऑप्शन कह रहा है पृथ्वी का चंद्रमा पर, दूसरा कह रहा है चंद्रमा का पृथ्वी पर, तीसरा कह रहा है पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का, और लास्ट कह रहा है पृथ्वी का सूर्य पर। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का जो है कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश झुकी है। तो बताएं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर कितने अंश झुकी है? 23.5 अंश, 22.5 अंश, 21.5 अंश या 21 अंश। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी जो है अपने अक्ष में 23.5 अंश के करीब झुकी हुई है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है वायुमंडल की सबसे निचले परत को क्या कहते हैं। तो बताइए दोस्तों, वायुमंडल के सबसे निचले परत को क्या कहा जाता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बाह्यमंडल या मध्यमंडल। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडल के सबसे निचले परत को क्षोभ मंडल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, वायुमंडल में सभी मौसमी घटनाएं कहाँ घटित होती हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों, वायुमंडल में सबसे मौसमी घटनाएं कहाँ पर जो है घटित होती हैं? आयनमंडल में, क्षोभ मंडल में, बाह्यमंडल में या समताप मंडल में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल में सभी मौसमी घटनाएं जो है घटित होती हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या है। तो बताएं दोस्तों, पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय जो है परतों की संख्या कितनी है? 4, 5, 3 या 7। तो इसमें जो है इसके ऊपर पृथ्वी के उपस्थित 5 जो है परतें हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। पहला आपका क्षोभ मंडल, दूसरा आपका समताप मंडल, तीसरा आपका बाह्यमंडल, चौथा जो है आयन मंडल और लास्ट है बाह्यमंडल। तो यही जो है 5 जो है परतें जो है पृथ्वी के ऊपर मौजूद हैं वायुमंडल में। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है निम्न में से कौन सी है। तो बताएं दोस्तों, जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है इनमें से कौन सी? ऑप्शंस कह रहा है आयन मंडल, दूसरा कह रहा है बाह्यमंडल, तीसरा कह रहा है क्षोभ मंडल और लास्ट कह रहा है समताप मंडल। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा आयन मंडल। यही परत जो है रेडियो तरंगों को जो है परिवर्तित करती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। तो बताइए दोस्तों ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है। तो बता दें ओजोन परत पृथ्वी के धरातल से लगभग 20 या 30 किलोमीटर ऊंचाई पर समताप मंडल में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर भैया, समताप मंडल पे पाई जाती है और यह पृथ्वी के धरातल से 20 से लेकर के 30 किलोमीटर के ऊंचाई पर पाई जाती है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है वायुमंडल में जो ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है। तो बताइए दोस्तों जो वायुमंडल में ओजोन के छिद्र का पता लगाया गया है वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन कह रहा है अलास्का के ऊपर, दूसरा कह रहा है अंटार्कटिका के ऊपर, तीसरा कह रहा है अंटार्कटिक महासागर के ऊपर और लास्ट कह रहा है भारत के ऊपर। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका के ऊपर जो है ओजोन छिद्र का जो है पता लगाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सी है। तो बताइए दोस्तों अंतरराष्ट्रीय दिनांक अर्थात तिथि रेखा कौन सी है। ठीक है, पहला कह रहा है विषुवत रेखा, दूसरा कह रहा है 0 डिग्री देशांतर, तीसरा कह रहा है 90 डिग्री पूर्वी देशांतर और लास्ट कह रहा है 180 डिग्री देशांतर। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा 180 डिग्री देशांतर को तिथि रेखा या दिनांक रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कर्क रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो बताइए दोस्तों कर्क रेखा इनमें से किस देश से होकर के नहीं गुजरती है। ऑप्शंस कह रहा है भारत, दूसरा कह रहा है पाकिस्तान, तीसरा कह रहा है म्यांमार और लास्ट कह रहा है बांग्लादेश। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा पाकिस्तान राज्य देश से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा और बाकी भारत, म्यांमार, बांग्लादेश से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो बताइए दोस्तों जो मानचित्र के विज्ञान को क्या कहा जाता है बनाने वाले को। पहला कह रहा है कार्टोग्राफी, दूसरा कह रहा है जियोलॉजी, तीसरा कह रहा है जियोग्राफी और लास्ट कह रहा है कपोलॉजी। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्टोग्राफी जो है मानचित्र बनाने वाले विज्ञान को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है। तो बताएं दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा स्थित है। पहला कह रहा है डूरंड रेखा, दूसरा कह रहा है रेड क्लिफ रेखा, तीसरा कह रहा है मैकमोहन रेखा और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा जो है ठीक है, इन दोनों देशों के बीच में रेड क्लिफ रेखा जो है स्थित है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले देश हैं। तो बताइए दोस्तों मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में स्थित है जो उन दोनों को अलग करती है। पहला कह रहा है पाकिस्तान और भारत, दूसरा कह रहा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान, तीसरा कह रहा है चीन और भारत और लास्ट कह रहा है बांग्लादेश और भारत। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो बताइए दोस्तों विश्व का सबसे ज़्यादा बड़ा मरुस्थल कौन सा है। पहला कह रहा है कालाहारी, दूसरा कह रहा है अबेरियन, तीसरा कह रहा है सहारा और लास्ट कह रहा है थार। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सहारा का मरुस्थल जो है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न देशों को उनकी राजधानियों से मिलान करें। तो एक तरफ आपका देश दिया है और दूसरी तरफ राजधानी दी है, इनका आपको मिलान करना है। पहला कह रहा है अर्जेंटीना, तो अर्जेंटीना की राजधानी
ब्यूनस आयर्स होती है, तो ए का दूसरे से। नेक्स्ट कह रहा है कोलंबिया, तो कोलंबिया की राजधानी बोगोटा होती है, तो बी का तीसरे से। नेक्स्ट कह रहा है मिस्र, तो मिस्र की राजधानी जो है कायरो होती है, तो सी का चौथे से। और लास्ट कह रहा है जिम्बाब्वे, तो जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका मिलान हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो बताइए दोस्तों इन चारों में से सार्क का सदस्य कौन सा देश नहीं है। पहला कह रहा है नेपाल, दूसरा कह रहा है मालदीव, तीसरा कह रहा है सिंगापुर और लास्ट कह रहा है भूटान। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा सार्क का सदस्य जो है सिंगापुर देश नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें दोस्तों कि सार्क जो है यह एशियाई देशों का क्षेत्रीय एक प्रकार का क्षेत्रीय संगठन है। और अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1985 में की गई थी। और जो है यह इसमें वर्तमान में 8 देश शामिल हैं। ठीक है, वर्तमान में इसमें कितने देश शामिल हैं, 8 देश शामिल हैं। और इसकी स्थापना जो है 1985 में की गई थी। ठीक है, और यह एशियाई देशों का क्षेत्रीय संगठन है। और बता दें इसमें 8 देश कौन कौन से हैं वर्तमान में। पहला आपका है अफगानिस्तान, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है भूटान, चौथा है भारत, पांचवा है मालदीव, छठा है नेपाल, सातवां है पाकिस्तान और लास्ट है 8वां श्रीलंका। तो ये 8 देश जो है इस सार्क में जो है शामिल हैं। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी है। तो बताइए दोस्तों किस देश की जो है भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ऑप्शंस कह रहा है बांग्लादेश, दूसरा कह रहा है चीन, तीसरा कह रहा है भूटान और लास्ट कह रहा है पाकिस्तान। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय लंबी सीमा है भारत के साथ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब क्वेश्चंस कह रहा है रनवाड़ा की राजधानी निम्नलिखित में से है। तो बताइए दोस्तों रनवाड़ा की राजधानी कौन सी है। पहला कह रहा है कोपेनहेगन, दूसरा कह रहा है किगाली, तीसरा कह रहा है बोगाटो और लास्ट कह रहा है हरारे। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, किगाली जो है रनवाड़ा की राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कर रहा है काले धन कहाँ पाए जाते हैं। तो बताइए दोस्तों काले धन कहाँ पर पाए जाते हैं। सॉरी, यहाँ पर काले धन की जगह पर काले वन होना चाहिए, टाइपिस्ट से थोड़ा मिस्टेक हो गई है तो माफ़ करिएगा, यहाँ पर वन होना चाहिए। तो बताइए दोस्तों काले वन कहाँ पर पाए जाते हैं। तो पहला कह रहा है रोमानिया में, दूसरा कह रहा है जर्मनी में, तीसरा कह रहा है फ्रांस में और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी में जो है काले वन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीपों से मिलकर बना है। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा देश जो है सबसे ज़्यादा द्वीपों से मिलकर के बना है। ऑप्शंस कह रहा है पापुआ न्यू गिनी, दूसरा कह रहा है जापान, तीसरा कह रहा है फिलीपींस और लास्ट कह रहा है इंडोनेशिया। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा द्वीपों से मिलकर बनने वाला जो है देश इंडोनेशिया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है रेक्टल स्केल से क्या मापा जाता है। तो बताइए दोस्तों रेक्टल स्केल से क्या मापा जाता है। ऑप्शंस कह रहा है तरल के घनत्व, दूसरा कह रहा है वायु की यात्रा, तीसरा कह रहा है भूकंप की तीव्रता और लास्ट कह रहा है वायु का वेग। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, भूकंप की तीव्रता जो है रेक्टल स्केल द्वारा मापी जाती है। और बता दें इसका विकास जो है 1930 में किया गया था। किसका भैया, रेक्टल स्केल का जो है विकास 1930 में किया गया था और इससे से भूकंप की तीव्रता जो है मापी जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से
कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? तो बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी नदी जो है मकर रेखा से 2 बार गुजरती है, अर्थात मकर रेखा को 2 बार पार करती है? ऑप्शंस कह रहा है नाइजर, दूसरा कह रहा है लिम्फो, तीसरा कह रहा है जम्बेजी और लास्ट कह रहा है वाल। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिम्फो नदी। यही जो है मकर रेखा को 2 बार पार करती है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो बताइए दोस्तों, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? पहला कह रहा है गंगा नदी, दूसरा कह रहा है यांगस्टी नदी, तीसरा कह रहा है इंडस नदी और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा यांगटीसी नदी। यही जो है एशिया की सबसे बड़ी नदी है, यांगटीसी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सी नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? पहला कह रहा है कांगो नदी, दूसरा कह रहा है नाइजर नदी, तीसरा कह रहा है नील नदी और लास्ट कह रहा है अमेजन नदी। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा कांगो नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्वेजर नहर किसको जोड़ती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों, स्वेजर नहर किसको जोड़ती है? ऑप्शंस कह रहा है भूमध्य सागर और लाल सागर, दूसरा कह रहा है भूमध्य और उत्तरी सागर, तीसरा कह रहा है लाल सागर और कैस्पियन सागर और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा भूमध्य सागर और लाल सागर को जो है स्वेजर नहर जोड़ती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, स्वेजर नहर का निर्माण की अगर बात करें तो इसका निर्माण 1859 में किया गया था। कब भैया? 1859 में इसका निर्माण हुआ था और यह जो है 1969 में पूरी तरीके से बन करके ये स्वेजर नहर तैयार हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो दोनों के दोनों फैक्ट याद करिए लीजिएगा। पहला जो है 1859 में इसको जो है इसकी शुरुआत की गई थी निर्माण कार्य की, और 1969 में जो है ये पूरी तरीके से बन करके स्वेजर नहर तैयार हो गई थी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? तो बताइए दोस्तों, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के स्थलों को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस कह रहा है पंपास, दूसरा कह रहा है सवाना, तीसरा कह रहा है प्रेरियार और लास्ट कह रहा है वेल्ट। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा पंपास कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, ये पंपास घास के मैदान का विस्तार जो है अर्जेंटीना और ब्राज़ील में जो है देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा, कभी कभी इसका विस्तार क्षेत्र भी पूछ लेता है। तो अर्जेंटीना और ब्राज़ील में इसका जो है विस्तार क्षेत्र देखने को मिलता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका के प्रेयरी हैं? तो बताइए दोस्तों, उत्तरी अमेरिका के प्रेयरी क्या हैं? पशु फार्म हैं, उष्णकटिबंधीय वन हैं, नदी के बेसिन हैं या शीतोष्ण घास स्थल हैं? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका के प्रेयरी। ये जो है एक प्रकार के शीतोष्ण घास स्थल हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और बता दें, प्रेयरी का विस्तार क्षेत्र जो है संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा तक जो है फैला हुआ है। कहाँ से कहाँ तक भैया? संयुक्त राज्य अमेरिका से कनाडा तक इसका विस्तार फैला हुआ है शीतोष्ण घास के मैदान का। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है लानो कहाँ का घास स्थल है? तो बताइए दोस्तों, इनमें से लानो कहाँ का घास स्थल है? ऑप्शंस कह रहा है यूयाना उच्च भूमि, दूसरा कह रहा है चिली, तीसरा कह रहा है अर्जेंटीना और लास्ट कह रहा है ब्राज़ील। तो बता दें, लानो जो है यूआना उच्च भूमि वाले घास स्थल हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय घास स्थल को कहते हैं। तो बताइए दोस्तों, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? पहला कह रहा है लानोस, दूसरा कह रहा है पंपास, तीसरा कह रहा है सवाना
और लास्ट कह रहा है वेल्ट। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को जो है सवाना कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगर दोस्तों इनके सवाना के विस्तार की बात करें तो इनका विस्तार जो है कोलंबिया में जो है देखने को मिलता है, तो साथ में याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है स्टेप शब्द निम्नलिखित में से जैव क्षेत्र से संबंधित है। तो बताइए दोस्तों स्टेप क्षेत्र जो है किस जैव क्षेत्र से संबंधित है। पहला कह रहा है घास स्थल, दूसरा कह रहा है शंकुवृक्षी वन, दूसरा कह रहा है उष्णकटिबंधीय वन और लास्ट कह रहा है सवाना। तो बता दें स्टेप शब्द जो है ये घास स्थल क्षेत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और भैया स्टेप घास स्थल की अगर बात करें तो ये जो है यूक्रेन और दक्षिण रूस में जो है इन घास के मैदानों को स्टेपी कहा जाता है, या अर्थात स्टेप या स्टेपी जो है इन घास के मैदानों को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर? यूक्रेन और दक्षिण पश्चिम रूस में जो है इनको स्टेपी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जितने भी घास के मैदान हैं पूछ सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, यहीं तक आपके मोस्ट क्वेश्चन थे जो कि हमने आपके साथ कवर किए। तो दोस्तों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और भैया अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक महा मैराथन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।